वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था, जैसा हमें पता है आपको कि मास्टर कैडर का कोर्स कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम उसकी। तो डिटेल में हम लेक्चर्स कर चुके हैं। अभी हम वन शॉट वीडियोस पे काम कर रहे हैं कि सारा कुछ क्विक रिवीजन में कौन कौन से फॉर्मूले किस किस फॉर्म में क्वेश्चन में कैसे कैसे आ सकते हैं, इस बात को हम यहाँ पे सीख रहे हैं हम। ठीक, मेरा नाम डॉक्टर अनुज गुप्ता और मैं अभी आपके साथ यही सब प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहा हूँ मास्टर कैडर की पेपर की। ठीक, तो इसमें हमने पहली जो पिछली वीडियो जो थी उसमें हमने पिछले क्लास में हमने सीख लिया था कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या क्या आ सकता है, किस तरह से कौन सी चीज क्या फॉर्मूला देती है और क्या रिजल्ट देती है और किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। अब यही काम हमने करना है डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए। ठीक है, हमें पता ही है कि सिंपल ऑसिलेटर जो लिख दिया जिसका एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, कभी बदलता ही नहीं, कभी डिके ही नहीं करता। पेंडुलम एक बार चला दिया सारी जिंदगी चलता रहेगा, सिर्फ किताबों में होता है ना, और तो होता नहीं है। असल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड किसी भी ऑसिलेटर का डैम्प कर जाता है। डैम्प करने का मतलब कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो उसे रोक रही है, रेजिस्टिव फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस ड्रैग, ड्रैगिंग फोर्स, कुछ भी बोलो आप, कोई फोर्स है जो उसे रोक रही है, जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे रुक जाता है या बहुत जल्दी रुकता है या किस तरह से बिहेव करता है, लेकिन वो लाइफ टाइम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो इसी बात पे हम इस आर्टिकल की शुरुआत करते हैं कि डैम्पिंग वाली टर्म कौन सी है और वो किस तरह से काम करती है। ठीक, तो कौन सी टर्म थी? जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, सबसे पहला काम तो यही है कि आपको इक्वेशन की फॉर्म पता होनी चाहिए। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वेयर ओमेगा स्क्वायर, इसमें ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है अंडर रूट एस बाय एम, है ना। तो मैं ओमेगा स्क्वायर को यहां लिख देता हूं एस बाय एम। ये एक इक्वेशन हो गई। इसमें क्या होगा, डैम्पिंग टर्म ऐड हो जाएगी। डैम्पिंग टर्म ऐड हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर बाय एम वाली टर्म ऐड कर देंगे। आर बाय एम एक कांस्टेंट है एक तरह का, और ये टर्म किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी पे। हमें पता है रेजिस्टिव फोर्स या डिसिपेटिव फोर्स जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी पार्ट, राइट। ठीक हो गया, तो ये चीज आ गई यहाँ पे। तो ये हमने दो इक्वेशन, इस टर्म से, दो टर्म से ये इक्वेशन ऑफ मोशन बना ली किसकी? डैम्प्ड ऑसिलेटर की। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, नोटेशन में देख लो, आर बाय एम को हम पुट कर देते हैं 2p। ठीक, और जो एस बाय एम है वो हमें मालूम ही है, वो क्या है? ओमेगा स्क्वायर। तो ये टर्म बन जाती है हमारे पास डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2p डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। सॉल्यूशन देखेंगे तो वो बड़ा आसान है। कैसा आएगा? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको याद होना चाहिए, e रेज टू द पावर माइनस ऑफ pt। p आपको पता है ना? p पता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, इसे भी ऐसा ही p लिख लूं, यहाँ पे भी वही p है। ठीक है, ओके, e रेज टू द पावर माइनस pt। ठीक, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? ब्रैकेट के अंदर आएगा a सम कांस्टेंट, लेट्स से a1, e रेज टू द पावर एक्सपोनेंशियल टर्म्स चल रही है यहाँ पे, अंडर रूट में एक टर्म आएगी दैट विल बी p स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। नॉट लिख देता हूं मैं इससे हमें और जल्दी पता लग जाएगा कि ये ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्या है। ओमेगा स्क्वायर जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, नहीं लिखना, अगर सेम नोटेशन लगानी है तो वो भी फर्क नहीं पड़ता, हम अगली वाले को ओमेगा डैश मान लेंगे। इसके साथ आएगा t और प्लस यही वाला फैक्टर उसके साथ भी आएगा माइनस में
और सेम टी, ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक, इसमें जो बताने वाली बात थी, दो चीजें थी। पहला कि ये देखो एम्पलीट्यूड अब टाइम डिपेंडेंट हो गया, जो एम्पलीट्यूड है दैट बिकम्स टाइम डिपेंडेंट फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में ये एक टर्म आ रही है पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये टर्म क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर आ रही है, अंडर रूट के अंदर आ रही है, तो इसे हम ध्यान से देखते हैं। तो जब आपने डैम्प्ड ऑसिलेटर में काम करना है तो आपने इस टर्म का खास ध्यान रखना है, खास तौर पे इस टर्म का ध्यान रखना है। कैसे, वो देख लेते हैं। देखो पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है ना, अंडर रूट के अंदर है, तो इस पे 3 केसेस बनते हैं। इसी से हमारा डैम्प्ड ऑसिलेटर के मेन, सबसे मेन सारा आर्टिकल इसी पे है। 3 केस बनते हैं जो हम स्टडी करते रहते हैं। कौन से केस हैं? हमने एक बार फिर से लिख लूं मैं, पी स्क्वायर, पी इज गिवन बाय आर बाय 2m, राइट, आर बाय एम को 2p माना था हमने, और ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस बाय एम। तो दो टर्म्स है, एक टर्म जो है वो फ्रीक्वेंसी को शो करती है और एक टर्म जो है वो डैम्पिंग को शो करती है। आर वाली टर्म डैम्पिंग थी ना, आर बाय एम डैम्पिंग थी। तो दो टर्म्स है, हमें क्या देखना है? हमें देखना है पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, या लेस देन 0 है। तीनों में से एक बात तो होगी ना, या तो पी स्क्वायर बड़ा होगा या फिर ओमेगा स्क्वायर बड़ा होगा। अगर पी स्क्वायर बड़ा होगा यानी कि डैम्पिंग वाली टर्म ज्यादा होगी, उसे हम बोलते हैं ओवर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड। अगर इक्वल हो गई दोनों टर्म्स तो बोलते हैं हम क्रिटिकली डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड। और अगर ये टर्म ज्यादा हुई तो हम बोलेंगे, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा है, वो अच्छा डैम्पिंग, डैम्पिंग बहुत कम है, तो हम बोलेंगे लाइटली डैम्प्ड। 3 केस हो गए। अब इनका मतलब क्या होता है फिजिकली, क्या मतलब होता है फिजिकली? मतलब ये है ओवर डैम्प्ड, मतलब डैम्पिंग इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि आप उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, ठीक है, ले भी जाओगे तब भी उसके बाद वो वापस नहीं आने वाला, वापस आने ही नहीं वाला। इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू कम बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आने में उसे इनफाइनाइट टाइम लगने वाला है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय ओवर डैम्प्ड, इनफाइनाइट टाइम लगने वाला है, वापस नहीं आने वाला, ठीक है। दूसरा केस है क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड में क्या होगा? क्रिटिकली डैम्प्ड का मतलब है कि वो दोनों टर्म्स एक दूसरे से कहीं बैलेंस सा कर रही हैं, ना तो फ्रीक्वेंसी वाली टर्म जीत पाएगी ना ही डैम्पिंग वाली टर्म जीत पाएगी, इस तरह से कह लो, दोनों बैलेंस कर रही हैं कहीं पे। तो इसमें क्या होता है, अगर आपने उसे मीन पोजीशन से हिलाया, छेड़ के एक्सट्रीम पे लेके गए, वो इमीडिएटली वापस आएगा, इमीडिएटली वापस आ जाएगा। इसका मतलब डैम्पिंग हुई पर वो ऑसिलेशन भी हुई, मतलब वो वापस भी आया। अब अगर ऑसिलेशन जीत पाता तो वो आगे निकल जाता, अगर डैम्पिंग जीत जाता तो वो वापस ही ना आता, ठीक है। ध्यान से देखना, ओवर डैम्प्ड में डैम्पिंग जीत जाता है तो वो वापस नहीं आता कभी, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आता कभी। लाइटली डैम्प्ड में डैम्पिंग नहीं जीतता, फ्रीक्वेंसी जीत जाती है, तो वो वापस आता है, फिर दूसरी तरफ जाता है, फिर वापस आता है, फिर दूसरी तरफ, फिर वापस, ऐसे ऑसिलेशन उसकी चलती रहती है। यहाँ पे मिड सी सिचुएशन हो गई, तो यहाँ पे दोनों तरफ से वो बैलेंस जाए, तो इस केस में वो इमीडिएटली वापस आएगा मीन पे, मीन से आगे नहीं जाएगा। तो मतलब ऑसिलेशन नहीं हुई, डैम्पिंग ही हुई है, लेकिन इतनी ज्यादा डैम्पिंग नहीं हुई कि वो वापस ना आ पाए, वापस तो आ गया वो, ठीक है। 3 केस हो गए इसमें, ये तीनों का आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसके केस में क्या पूछेंगे? कुछ नहीं, कितने टाइम में वापस आ रहा है पता होना चाहिए, दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। इसमें क्या पूछेंगे? कुछ नहीं, कितने टाइम में वापस आ रहा है पता होना चाहिए, इसमें मिनिमम टाइम, उसमें मैक्सिमम टाइम, वापस ही नहीं आ रहा। जो केस बनता है, जो केस बनता है वो बनता है हमारे पास लाइटली डैम्प्ड का, लाइटली डैम्प्ड का केस बनता है। लाइटली डैम्प्ड में क्या केस बनता है? लाइटली डैम्प्ड में देखो क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन 0, लेस देन 0, ठीक है।
लेस देन जीरो का मतलब ये है कि ओमेगा स्क्वायर जो है दैट इज ग्रेटर देन पी स्क्वायर। और अगर आपको एक्सप्रेशन याद है, अभी अभी हमने लिखा था सॉल्यूशन, ई रेज टू द पावर माइनस पी टी ए वन, और अंडर रूट में था ई रेज टू द पावर पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, सॉरी, ठीक है, ये था प्लस समथिंग समथिंग, ठीक है। अब अगर ये टर्म नेगेटिव हो गई, ये टर्म नेगेटिव हो गई, तो ये क्या दे देगी, ये दे देगी ई रेज टू द पावर आयोटा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और अब ठीक हो गया, तो यहां पे ये चीज मैटर करती है, ठीक है। तो अब आयोटा आ गया, ई रेज टू द पावर आयोटा आ गया, मतलब सिनुसोइडल है, साइन कोस की फॉर्म में लिखा जा सकता है, साइन कोस की फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब ऑसिलेटरी तो है, पीरियोडिक फंक्शन तो है, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है, फ्रीक्वेंसी अब ओमेगा नहीं है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा नहीं है, फ्रीक्वेंसी है ओमेगा डैश, then this term is omega dash, where omega dash is under root of omega square minus p square, omega square minus p square। ये इसमें अब नया एक्सप्रेशन आया। दूसरी बात, एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं रह रहा, वो देखो वो डैम्प कर रहा है, डैम्पिंग की टर्म पे डिपेंड कर रहा है एम्पलीट्यूड, विद टाइम वो डैम्पिंग शो कर रहा है, ठीक है। तो दो चीजें हमारे पास नहीं मिली। लाइटली डैम्प्ड में एक तो ऑसिलेशंस हैं लेकिन धीरे धीरे डैम्प्ड हो रही हैं, खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। दूसरी चीज जो खत्म हो रही है धीरे धीरे, उसे हम बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड जो है वो हर ऑसिलेशन पे एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज करता है एट एवरी ऑसिलेशन, ठीक हो गया। तो आपको यहाँ पे दो बातें पता होनी चाहिए, सॉल्यूशन पता होना चाहिए, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है। क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड पे कैसे आता है वो मैं बता चुका हूँ। लाइटली डैम्प्ड में कैसे आता है, एक फ्रीक्वेंसी याद होनी चाहिए कि डैम्पिंग टर्म को माइनस करके उसमें से फ्रीक्वेंसी टर्म में से फिर निकाल लेंगे नई फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है वो भी पता होना चाहिए, ई रेज टू द पावर माइनस पी टी, पी की वैल्यू कितनी है, पी इज आर बाय 2n, आर बाय 2n, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स हमारे पास आ गए। लास्ट टर्म जो है इसमें वो हमारे पास तीन और डेफिनेशंस या फॉर्मूलाज इसमें काम आते हैं, जो डैम्प्ड ऑसिलेटर में भी आपको पता होने चाहिए। तीनों का मैं नाम बता देता हूं। पहली टर्म है हमारे पास लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, हर बार इसके बेसिस पे क्वेश्चन बन नहीं जाता है। सेकंड टर्म है रिलैक्सेशन टाइम, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, समझ में आई होनी चाहिए। और थर्ड टर्म है क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, ये भी अच्छी टर्म है। और तीनों में हम क्या करते हैं, एंड में इन तीनों के बीच में रिलेशन भी देखते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़े से कम। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, एक साइकिल में एनर्जी में कितना डिक्रीज हो रहा है, बेसिकली डैम्पिंग की क्वालिटी कैसी है, ऑसिलेशन की क्वालिटी कैसी है, इसके बारे में बात करता है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, सिस्टम के साथ रिलैक्स होने में सिस्टम को कितना टाइम लग गया, इसे हम बोलते हैं कि जब उसका एम्पलीट्यूड 1/e हो गया तब उतना टाइम रिलैक्सेशन टाइम लग गया। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होता है, आपको पता है हर ऑसिलेशन पे उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, तो इस चीज को मेजरमेंट कि वो कितना डिक्रीज हो रहा है, हर ऑसिलेशन पे एम्पलीट्यूड कितना डिक्रीज हो रहा है, उसका जो रेशियो है, उसका जो जो मेजरमेंट है लॉग की टर्म में, उसे हम लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट बोलते हैं। तीनों के फॉर्मूले, तीनों के डिस्कशन डिटेल में प्रॉपरली सारी डिस्कस की हुई है, आपके पास वीडियो लेक्चर्स हैं, उनसे आप आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। यहां पे मैं फॉर्मूले एक बार फिर से लिख देता हूं। डेल्टा, पहला फॉर्मूला लॉग ई A1/A2, तो इसमें
ये A1/A2 मतलब एक ऑसिलेशन के बाद, यानी कि अगर आप यहाँ पे पहली ऑसिलेशन के बाद जितना एम्पलीट्यूड था उसके बाद एक और ऑसिलेशन होगी मतलब दूसरी, तो पहली के बाद जो एम्पलीट्यूड था और दूसरी पे जो एम्पलीट्यूड था उन दोनों का रेशो। आप ऐसा भी ले सकते हो कि A4 और A5 मतलब फोर्थ के बाद जो एम्पलीट्यूड और फिफ्थ के बाद जो एम्पलीट्यूड उनका रेशो, इस तरह से भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान ये रखना है कि लॉग जो है वो नेचुरल लॉग है, लॉग 10 वाला बेस नहीं है, बेस 10 नहीं है, नेचुरल लॉग है। क्या रिलेशन होता है दोनों में? नेचुरल लॉग में अगर आपने आंसर निकालना होता है दैट इज 2.303 टाइम्स ऑफ नॉर्मल लॉग बेस 10 पे। ठीक है, तो जो ऑप्शंस हैं ये आपको बताऊं मैं, मास्टर कैडर में पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, 2-3 बार आया हुआ है ना, और उसमें अगर आप नेचुरल लॉग लेके करोगे तब भी आंसर ऑप्शन में था, और अगर किसी ने बेस 10 लेके निकाल दिया तो 2.303 का जो डिफरेंस आएगा वो वाला भी ऑप्शन में था। तो अगर किसी को याद ना रहा कि लॉग 10 है कि लॉग नेचुरल है तो वो पक्का गलत करके आएगा, तो ध्यान रखना है नेचुरल लॉग है। ठीक है, और इसे जब आप सॉल्व करते हो तो फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास आर टी डैश अपॉन 2m। r/2m तो आप समझते ही हो, r/2m इज p, है ना, r/2m दिस इज p। व्हाट इज t डैश? t डैश, t क्या होता है? t होता है 2π/ओमेगा, ओमेगा टी डैश क्या है? ओमेगा डैश। ओमेगा डैश कितना है? हमने लिखा था ओमेगा डैश स्क्वायर इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी में से अगर आप डैम्पिंग वाली टर्म माइनस कर देते हो फिर जो फ्रीक्वेंसी आती है, यानी कि लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर में ऑसिलेशंस होती हैं रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी के साथ होती हैं, उसके हिसाब से उसी की टर्म्स में नया रिड्यूस्ड टाइम पीरियड होता है, उसी के हिसाब से वो डैम्पिंग टर्म मल्टीप्लाइड विद टाइम पीरियड गिव्स यू द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, कि वो कितना डिक्रीज कर रहा है, इस चीज का मेजरमेंट यहां पे मिल जाता है। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम भी लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला हो गया। रिलैक्सेशन टाइम भी लिख लेते हैं, और मैं फॉर्मूला लिख दूं इसका एक बार फिर से, तो डेल्टा इज इक्वल टू आर टी डैश अपॉन 2m। अब दूसरा देखते हैं, रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला भी याद रख लो। रिलैक्सेशन टाइम हम लिखते हैं टाउ, टाउ दिस इज गिवन बाय 2m/r, r/2m आपको पता है ना p है, रिलैक्सेशन टाइम हो गया 1/p, 1/p। थर्ड टर्म कौन सी है? क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर हम लिखते हैं कि एक एनर्जी लॉस कितना हुआ डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी पे, तो इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा डैश m/r। ठीक है, m/r, और इन तीनों में रिलेशन आप देख ही सकते हो, सारे के सारे p की टर्म्स में है, दिस इज 2p, है ना, ओमेगा डैश बाय 2p, यहाँ पे है 1/p, यहाँ पे है p इंटू टी डैश, इन तीनों को आपस में भी रिलेट कर सकते हो, ये तीनों फॉर्मूले आप याद कर लो, तीनों फॉर्मूले ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, चलिए, तो ये बेसिक फॉर्मूलाज थे डैम्प्ड ऑसिलेटर के। आपको क्रिटिकली डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, लाइटली डैम्प्ड, लाइटली डैम्प्ड में लाइटली डैम्प्ड वाली फ्रीक्वेंसी, डैम्पिंग टर्म, डैम्पिंग टर्म के साथ लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, रिलैक्सेशन टाइम, क्वालिटी फैक्टर जैसी टर्म्स, ये वो सब पता होनी चाहिए। कुल मिला के 5-6 टर्म्स हैं, उनके बेसिक से फॉर्मूलाज हैं, अगर वो आते हैं तो इसका पेपर में क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। सिंपल है, मुश्किल नहीं है, बस छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें, खुशियां बड़ी बड़ी। तो यहाँ से बड़ी बड़ी खुशियां अगर आपने लेनी है, क्वेश्चन सही करने में जो खुशी मिलती है ना कि हाँ ये हो गया, आसान था, वो खुशी मिलती है अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। ठीक है जी, तो अगली क्लास में मिलते हैं हम, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट, और काम करते रहो। जितने भी डाउट्स होंगे, अगला आपको इस पे इसी के साथ एक असाइनमेंट मिलेगी, उस असाइनमेंट में सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं मैंने। ठीक है, आप असाइनमेंट करो, अगर बाई चांस उसमें से कोई डाउट रह जाता है तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली बार, और साथ जुड़े रहो और काम करते रहो। ठीक है।